नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने ATT के बारे में जाना कि ATT ड्रग्स क्या होती है। जिसने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है वो एक बार पिछला वीडियो देखे ताकि आपको ये आज वाला वीडियो समझ में आ सके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिछली क्लास में हम लोगों ने ATT ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द ATT या डोज थेरेपी। मैंने ATT के बारे में आपको बताया था दोस्तों कि ये दो टाइप की होती है। पहली फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकेंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर जो ड्रग्स थी उनके नाम मैंने बताए थे RIPES। आर का मतलब होगा रिफाम्पिसिन, आई से होता है आइसोनियाजाइड, पी से होगा पाइराजिनामाइड, ई से इथाम्ब्यूटोल और एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो पिछली क्लास में हमने ये जाना कि ATT ड्रग्स के दो टाइप्स होंगे, फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकेंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन कौन सी ड्रग्स आती है उनके नाम हमने जाने। देन उसके बाद में हमने पहली ड्रग्स डिस्कस की थी जिसका नाम है रिफाम्पिसिन। अब रिफाम्पिसिन के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था कि रिफाम्पिसिन की डोज कितनी होती है एंड इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। आज हम जो ड्रग्स पढ़ेंगे उसमें पहला नाम आएगा आइसोनियाजाइड का, आइसोनियाजिड। ठीक है, रिफाम्पिसिन के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे आइसोनियाजिड के बारे में। आइसोनियाजाइड जो ड्रग होती है दोस्तों, ये जो आइसोनियाजिड ड्रग है ये टीबी की प्रोफाइलेक्सिस में यूज ली जाती है। जो आइसोनियाजिड है वो टीबी के प्रोफाइलेक्सिस में इस्तेमाल करे जाने वाली ATT ड्रग है, यानी इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ टीबी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आइसोनियाजिड है वो टीबी के प्रोफाइलेक्सिस की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है कि किसी भी डिजीज के डायग्नोस होने से पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो प्रोफाइलेक्सिस कहलाता है। मतलब अगर किसी को संभावना है कि इसको टीबी हो सकती है बट अभी डायग्नोस नहीं हुआ है कि उसको टीबी है, तो उससे पहले हम कौन सी ड्रग देंगे? आइसोनियाजिड। और यदि कंफर्म हो गई है कि उस पेशेंट को टीबी है तो उसके बाद में जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो कौन सी होगी? रिफाम्पिसिन। तो आइसोनियाजिड जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्रोफाइलेक्सिस ऑफ टीबी की। या फिर इसका एक सेकंड सवाल ये भी बनता है कि इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ टीबी इन HIV। यानी HIV वाले पेशेंट में यदि टीबी होती है तो उस कंडीशन में भी जो आइसोनियाजाइड है वो प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे काम आने वाली है। क्लियर है? तो आइसोनियाजाइड के बारे में मैंने आपको दो बात बताई। पहली कि इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ टीबी एंड सेकंड वन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ टीबी इन HIV। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद में जो आइसोनियाजाइड होती है इसकी डोज होगी 600 mg। जो आइसोनियाजिड है इसकी डोज होती है दोस्तों 600 mg। और पिछली क्लास में हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि ऑल ATT ड्रग आर बैक्टीरियोसिडल एक्सेप्ट, तो उसका आंसर किया था इथाम्ब्यूटोल। एंड सेकंड क्वेश्चन था कि ऑल ATT ड्रग आर गिवन बाय ओरल रूट एक्सेप्ट, और इसका आंसर क्या गया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो यहाँ पे हम इथाम्ब्यूटोल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे आइसोनियाजिड की बात कर रहे हैं। तो आइसोनियाजिड जो है कैसी ड्रग होगी? बैक्टीरियोसिडल। क्योंकि जो इथाम्ब्यूटोल है वो तो कैसी होगी? बैक्टीरियोस्टैटिक। और बाकी सारी ड्रग्स जो है वो कैसी रहने वाली है? बैक्टीरियोसिडल। तो हमारी जो आइसोनियाजिड है वो कैसी ड्रग है? बैक्टीरियोसिडल। यानी ये क्या करेगी? बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगी। फिर उसके अलावा इसका जो रूट होगा, आइसोनियाजिड का जो रूट होगा वो कैसा है? ओरल रूट। यानी ये ड्रग्स जो है वो किस रूट से दी जाएगी? ओरल रूट से। एंड इसके बाद में यदि मैं बात करूँ इसके साइड इफेक्ट की कि आइसोनियाजिड का साइड इफेक्ट क्या होगा, तो इसका साइड इफेक्ट होता है पेरीफेरल न्यूराइटिस। द साइड इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजिड इज पेरीफेरल न्यूराइटिस। हमें क्या देखने को मिलता है? पेरीफेरल न्यूराइटिस। यानी हमारे जो हाथ पैर होंगे उनमें हमें झंझनाहट, सूनपन ये सब दिखाई देगा। तो व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजाइड? तो आपको जवाब देना है पेरीफेरल न्यूराइटिस। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजाइड? तभी आपको आंसर क्या देना है? पेरीफेरल न्यूराइटिस। देखिए जो आइसोनियाजिड होती है वो क्या करती है? विटामिन B6 का लेवल कम करती है। जो आइसोनियाजिड जो ड्रग होगी वो विटामिन B6 यानी पायरिडोक्सिन का लेवल कम करती है। हमारी जो आइसोनियाजिड ड्रग जो है वो विटामिन B6 का लेवल कम करती है। और इसका यदि लेवल कम होता है तो बॉडी में हमें क्या लक्षण दिखाई देंगे? तो विटामिन B6 काम क्या करता है? अगर हमें ये जानना है कि विटामिन B6 का लेवल कम हो गया तो उसकी वजह से क्या सिम्टम्स आएंगे, तो उसके लिए पहले हमें विटामिन B6 के फंक्शन जानने होंगे। तो विटामिन B6 जो है दोस्तों एक काम करेगा हीम का सिंथेसिस। अब हमने आइसोनियाजिड दी है पेशेंट को। आइसोनियाजिड देने के बाद में मैंने क्या कहा? आइसोनियाजिड जो है वो विटामिन B6 का लेवल कम करेगी। अब आपने आइसोनियाजिड दे दी है तो उसने क्या कर दिया है? विटामिन B6 का लेवल कम कर दिया है। इसका लेवल कम हुआ तो हीम का सिंथेसिस भी कम होगा। हीम का सिंथेसिस कम होगा तो उसकी वजह से बॉडी में हीम नहीं बनेगा, ब्लड नहीं बनेगा, और उस वजह से हमें कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? एनीमिया।
ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आइसोनियाजिड जिस पेशेंट में चलती है उसमें साइड इफेक्ट के तौर पे हमें एनीमिया भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो विटामिन B6 है वो नर्व ग्रोथ में भी हेल्प करता है, नर्व ग्रोथ में हेल्प करता है। अब विटामिन B6 का लेवल कम हो चुका है तो ये नर्व ग्रोथ की हेल्प भी नहीं कर पाएगा सही तरीके से, और नर्व ग्रोथ नहीं कर पाएगा उस वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, पेरीफेरल न्यूराइटिस। ठीक है, नर्व की ग्रोथ में हेल्प नहीं कर पाएगा तो उस वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, पेरीफेरल न्यूराइटिस, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं पेरीफेरल न्यूरोपैथी। क्लियर है। तो विटामिन B6 काम क्या करता है, ये हीम का सिंथेसिस करेगा, नर्व ग्रोथ में हेल्प करेगा। अब हीम का सिंथेसिस नहीं होगा तो क्या देखने को मिलेगा हमें, एनीमिया। नर्व की ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा तो क्या देखने को मिलेगा, पेरीफेरल न्यूराइटिस। उसके अलावा जो विटामिन B6 है वो गाबा का सिंथेसिस करता है, गाबा के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, गाबा का सिंथेसिस भी करेगा। अब विटामिन B6 का लेवल कम हो गया है तो गाबा का सिंथेसिस भी कम हो गया है, और गाबा का सिंथेसिस यदि कम होता है तो हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो हम बोल सकते हैं हेलुसिनेशन हमें देखने को मिलेगा, या हमारी मेमोरी के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, चेंजेस इन मेमोरी। ये है दोस्तों। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो आइसोनियाजिड है वो विटामिन B6 का लेवल कम करती है। अब विटामिन B6 का लेवल कम करेगी तो क्या देखने को मिलेगा, तो उससे पहले हमने कहा कि हम विटामिन B6 के फंक्शन की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि विटामिन B6 जो है वो हीम का सिंथेसिस करेगा, नर्व ग्रोथ में हेल्प करेगा, और उसके अलावा ये गाबा का सिंथेसिस भी करता है। अब विटामिन B6 का लेवल कम हो गया है, उस वजह से हीम का सिंथेसिस भी नहीं होगा। अब हीम का सिंथेसिस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है बॉडी में क्या कंडीशन अराइज होगी, एनीमिया की। उसके अलावा विटामिन B6 नर्व ग्रोथ में भी हेल्प करता है। अब विटामिन B6 का लेवल कम हुआ तो नर्व की ग्रोथ भी नहीं होगी, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, पेरीफेरल न्यूराइटिस, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजिड। इसके अलावा विटामिन B6 का लेवल कम हुआ, उस वजह से गाबा का सिंथेसिस भी कम हो गया है, और गाबा का सिंथेसिस कम होने की वजह से हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, हेलुसिनेशन एंड चेंज इन मेमोरी। उसके बाद में यदि हमें किसी पेशेंट में इनके साइड इफेक्ट को कम करना है, मतलब अगर हमने किसी पेशेंट को आइसोनियाजिड दी है और हम ये चाहते हैं कि उस पेशेंट में ये सारे सिम्टम्स ना आए, तो उसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो हमें पता है दोस्तों कि आइसोनियाजिड जो है वो विटामिन B6 का लेवल कम कर रही है, तो क्यों ना हम विटामिन B6 इसके साथ में दे दें। अगर हम विटामिन B6 इसके साथ में देंगे तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे ही नहीं। हम विटामिन B6 जो है इसके साथ में दे देंगे, उस वजह से ये सारे सिम्टम्स आएंगे ही नहीं। क्लियर है दोस्तों। तो हमने कौन सी ड्रग के बारे में जाना, हमने आइसोनियाजिड ड्रग के बारे में जाना है। आइसोनियाजिड ड्रग के बारे में मैंने आपको बताया कि इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ TB, या फिर इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ TB इन HIV। उसके बाद में इसकी जो डोज होती है वो कितनी होगी, 600 mg। ये कौन सी ड्रग है, बैक्टीरियोसिडल। इसका रूट कौन सा होगा, ओरल रूट, और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है मोस्ट कॉमन, तो पेरीफेरल न्यूराइटिस, या फिर आप इसको बोल सकते हो पेरीफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो आइसोनियाजिड है वो विटामिन B6 का लेवल कम करती है, और इसका लेवल यदि कम होता है तो बॉडी में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो एक तो विटामिन B6 क्या काम करता है, हीम का सिंथेसिस। अब विटामिन B6 का लेवल कम हुआ, उसकी वजह से हीम का सिंथेसिस नहीं होगा और हमें एनीमिया देखने को मिलेगा। नर्व की ग्रोथ नहीं होगी, उस वजह से हमें पेरीफेरल न्यूराइटिस देखने को मिलेगा। गाबा का सिंथेसिस नहीं होगा, उस वजह से हमें हेलुसिनेशन या फिर मेमोरी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। और यदि हम ये चाहें कि आइसोनियाजिड से ये साइड इफेक्ट ना आए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ हम क्या देने वाले हैं पेशेंट को, विटामिन B6। ठीक है। देन उसके बाद में R से रिफाम्पिसिन, I से आइसोनियाजाइड, एंड थर्ड है अपने P से पायराजिनामाइड। जो थर्ड ड्रग है अपनी वो है पायराजिनामाइड। तो पायराजिनामाइड जो ड्रग होगी दोस्तों, इसकी डोज 1500 mg होती है। पायराजिनामाइड की जो डोज होगी दोस्तों वो कितनी होगी, 1500 mg। इसका जो रूट होगा वो कौन सा होगा, ओरल रूट। स्ट्रेप्टोमाइसिन को छोड़कर बाकी सभी ड्रग का जो रूट होगा वो कैसा होगा, ओरल रूट। और ये क्या काम करती है, तो ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है, यानी ये कौन सी ड्रग होगी, बैक्टीरियोसिडल। क्लियर है। तो इसकी डोज होती है 1500 mg, इसका रूट होगा ओरल रूट, और ये कौन सी ड्रग है, बैक्टीरियोसिडल, यानी ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। उसके बाद में बात करूँ इसके साइड इफेक्ट की, तो पायराजिनामाइड ड्रग से हमें क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, तो इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो है हाइपरयूरेसीमिया। क्लियर है। हाइपरयूरेसीमिया का मतलब कि ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाना, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाना क्या कहलाएगा, हाइपरयूरेसीमिया। अगर किसी व्यक्ति को पायराजिनामाइड ड्रग लेने से हाइपरयूरेसीमिया हो रहा है तो हमें उस कंडीशन में ड्रग को स्टॉप नहीं करना है।
यदि किसी व्यक्ति को हाइपरयूरेसीमिया हो गया है तो उस कंडीशन में हमें ड्रग को स्टॉप नहीं करना है। परंतु यदि किसी पेशेंट को हाइपरयूरेसीमिया के बाद में गाउट देखने को मिलता है, यदि किसी व्यक्ति को हाइपरयूरेसीमिया के बाद में गाउट देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में हमें ड्रग को स्टॉप करना है, ड्रग को स्टॉप कर देना है। गाउट का मतलब होगा कि जो यूरिक एसिड है वो ब्लड से कहाँ आएगा, हमारे जॉइंट्स में। कहाँ आएगा, हमारे जॉइंट्स में। तो जो यूरिक एसिड होगा वो जॉइंट्स के अंदर आकर जमा होने लगेगा। तो जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड का जमना वो क्या कहलाएगा, गाउट। तो यदि किसी को हाइपरयूरेसीमिया हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें ड्रग को बंद नहीं करना है, कंटिन्यू रखना है। परंतु ये हाइपरयूरेसीमिया के बाद में यदि गाउट देखने को मिले या यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में आके जमा होने लगे तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रग को स्टॉप करना पड़ेगा। और यदि मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं गाउट से रिलेटेड, तो इसका जो मोस्ट कॉमन जॉइंट होता है, मोस्ट कॉमन जॉइंट अफेक्टेड इन गाउट, तो वो कौन सा होगा, ग्रेट टोय। गाउट के अंदर जो मोस्ट कॉमन जॉइंट है वो कौन सा होता है, हमारा ग्रेट टोय। और गाउट की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी होगी, आलूपुरिनोल। ठीक है। तो हम लोग पायराजिनामाइड ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं। पायराजिनामाइड के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि पायराजिनामाइड की डोज होगी 1500 mg। इसका रूट ओरल रूट, ये बैक्टीरियोसिडल होती है और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, हाइपरयूरेसीमिया। यदि किसी को हाइपरयूरेसीमिया होता है तो उस कंडीशन में हमें ड्रग को स्टॉप नहीं करना है। परंतु यदि हाइपरयूरेसीमिया के बाद में गाउट देखने को मिले या जो यूरिक एसिड है वो जॉइंट्स में जमा होने लगे तो उस कंडीशन में हमें ड्रग को स्टॉप कर देना है। और गाउट का मोस्ट कॉमन जॉइंट कौन सा होता है, तो हमें आंसर देना होता है ग्रेट टोय। और गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, आलूपुरिनोल। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग की, जिसका नाम है इथाम्ब्यूटोल। 4th नंबर की ड्रग है। 3 हमने डिस्कस कर ली है, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड एंड पायराजिनामाइड। नेक्स्ट है इथाम्ब्यूटोल। जो इथाम्ब्यूटोल होती है दोस्तों, इसकी डोज होगी 1200 mg। इथाम्ब्यूटोल की डोज कितनी होती है, 1200 mg। और इसका जो रूट होगा वो कौन सा होगा, ओरल रूट। स्ट्रेप्टोमाइसिन को छोड़कर बाकी सभी ड्रग का रूट कौन सा होता है, ओरल रूट। अब वो सवाल जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि ऑल एटीटी ड्रग आर बैक्टीरियोसिडल एक्सेप्ट, और उसका आंसर क्या गया था, इथाम्ब्यूटोल। और इथाम्ब्यूटोल क्या होती है फिर, तो हमने इसका जवाब दिया था सर, इथाम्ब्यूटोल जो है वो बैक्टीरियोस्टेटिक होती है। और बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब क्या होता है कि ये सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, उनको इनहिबिट करने का काम करती है। सेल वॉल की ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करेगी, बैक्टीरिया की सेल वॉल की ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करेगी। तो इथाम्ब्यूटोल जो है उसकी डोज 1200 mg गिवन बाय ओरल रूट एंड इट इज़ बैक्टीरियोस्टेटिक। और बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब कि ये बैक्टीरिया की सेल वॉल की ग्रोथ को इनहिबिट करती है, उसे रोकने का काम करती है। नेक्स्ट बात करूँ इथाम्ब्यूटोल के साइड इफेक्ट की, कि इथाम्ब्यूटोल से क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इथाम्ब्यूटोल का साइड इफेक्ट होता है, पहला तो कलर ब्लाइंडनेस, इट कॉज कलर ब्लाइंडनेस एंड सेकेंड वन इज द इट कॉज ऑप्टिक न्यूराइटिस या फिर ब्लाइंडनेस। ठीक है। इसका जो साइड इफेक्ट होगा इथाम्ब्यूटोल का, पहला तो कलर ब्लाइंडनेस, जो इथाम्ब्यूटोल है वो कलर ब्लाइंडनेस कॉज करती है। इसके अलावा ये ऑप्टिक न्यूराइटिस यानी ये क्या कर देती है, ब्लाइंडनेस कर देती है। क्लियर है। यहाँ पे इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्या, कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो बच्चों में नहीं दी जाती है, और इसका हमें जवाब देना होता है इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल कभी भी हम बच्चों में नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कलर ब्लाइंडनेस की कंप्लेंट नहीं कर पाते हैं। तो इट इज़ नॉट गिवन इन चिल्ड्रन। क्यों नहीं देंगे बच्चों के अंदर इथाम्ब्यूटोल, क्योंकि बच्चे जो है कंप्लेंट नहीं कर पाते हैं कलर ब्लाइंडनेस की, बिकॉज दे डू नॉट कंप्लेंट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो कलर ब्लाइंडनेस की कंप्लेंट नहीं कर पाते हैं, उस वजह से हम छोटे बच्चों के अंदर ये ड्रग नहीं देंगे। क्लियर है। देखिए होता क्या है, जैसे ये हमारा रेटाइना है और रेटाइना के अंदर हमें पता है कॉन्स एंड रोड्स पाए जाते हैं बहुत सारे। जो कॉन्स होता है वो क्या काम करता है, कलर विजन का काम करता है। जो कॉन्स होता है वो कलर विजन का काम करेगा, कलर विजन का। तो अब जो इथाम्ब्यूटोल है वो क्या करती है, सबसे पहले तो इन कॉन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। वो क्या करेगी, इन कॉन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देगी, और जैसे जैसे कॉन्स डैमेज होगा हमें क्या देखने को मिलेगा, कलर ब्लाइंडनेस। देन उसके बाद में यहाँ पीछे की तरफ क्या होती है, ऑप्टिक नर्व है।
और इथामिटोल क्या करेगी, फिर इस ऑप्टिक नर्व को डैमेज करना स्टार्ट कर देगी और हमें क्या देखने को मिलेगा, ऑप्टिक न्यूराइटिस या फिर ब्लाइंडनेस हमें देखने को मिलता है। तो चौथी ड्रग हमने डिस्कस कर ली है जिसका नाम है इथामिटोल। इथामिटोल के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि इसकी डोज 1200 mg होगी, ये ओरल रूट से दी जाएगी, ये बैक्टीरियोस्टेटिक होती है और इसका साइड इफेक्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस एंड ऑप्टिक न्यूराइटिस या फिर ब्लाइंडनेस। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज नॉट गिवन इन चिल्ड्रन बिकॉज दे डू नॉट कंप्लेन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। ये जो इथामिटोल है वो हम छोटे बच्चों में नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि बच्चे जो होंगे वो कलर विजन या कलर ब्लाइंडनेस की कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद में हम बात करते हैं एटीटी की लास्ट ड्रग, फर्स्ट लाइन की लास्ट ड्रग जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्लियर है? स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है दोस्तों, इसकी जो डोज होगी वो होती है 750 mg। स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो डोज है वो कितनी होगी, 750 mg। उसके अलावा ये कौन सी ड्रग है, तो बैक्टीरियोस्टेटिक ठीक है। एंड वो क्वेश्चन जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि ऑल एटीटी ड्रग आर गिवन बाय ओरल रूट एक्सेप्ट, तो उसका आंसर क्या गया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसका जो रूट होगा वो क्या होगा, IM। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये कौन सी ड्रग होती है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड। और अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो हमेशा IM दिए जाते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की डोज तो कितनी होगी, 750 mg। ये बैक्टीरियोसिडल होते हैं, बैक्टीरियोसिडल होंगे और इसका जो रूट होगा वो कैसा होगा, IM। उसके बाद में इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है वर्टाइगो एंड हियरिंग लॉस। यानी जिस पेशेंट को हम स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं उस पेशेंट में हमें साइड इफेक्ट के तौर पे क्या देखने को मिलेगा, एक तो वर्टाइगो का मतलब होता है चक्कर आना, एंड उसके अलावा हियरिंग लॉस। क्योंकि हमारी जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है दोस्तों वो क्या करती है, वो वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व को डैमेज करती है, वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व को डैमेज करने का काम करती है। ठीक है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो क्या काम करेगी, वो हमारी वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व को डैमेज करने का काम करेगी। अब जो वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व है वो किसको नर्व सप्लाई देती है, तो हमारी जो वेस्टिब्यूलो है वो तो वेस्टिब्यूल को नर्व सप्लाई देगी। वेस्टिब्यूल जो हमारे ईयर में प्रेजेंट है उसको नर्व सप्लाई देती है, और जो कोक्लियर है वो हमारे कोक्लिया को नर्व सप्लाई देगा। जो कोक्लिया है वो कोक्लियर जो है वो कोक्लिया को नर्व सप्लाई देता है। अब हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन दी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ने क्या किया कि इस वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया। अब वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व डैमेज हो रही है, उस वजह से हमारा वेस्टिब्यूल भी डैमेज होगा। और वेस्टिब्यूल का काम होता है बॉडी में बैलेंस बनाने का, हम जो सही तरीके से चल फिर पाते हैं वो किसकी वजह से है, वेस्टिब्यूल की वजह से। अब हमारा वेस्टिब्यूल डैमेज हो गया है तो इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो सही तरीके से बैलेंस नहीं होगी, और बॉडी सही तरीके से बैलेंस नहीं होगी इसका मतलब है हमें क्या देखने को मिलेगा, बार बार हम चक्कर खा के गिरते रहेंगे, यानी हमें वर्टाइगो देखने को मिलेगा। इसलिए हमने इसके साइड इफेक्ट में क्या बोल दिया कि इससे वर्टाइगो देखने को मिलता है। नेक्स्ट, जो कोक्लियर है वो नर्व भी डैमेज हो गई है, कोक्लियर नर्व डैमेज हो गई है, उस वजह से कोक्लिया को भी नर्व सप्लाई नहीं मिलेगी और ये भी डैमेज होने लगेगा। और कोक्लिया क्या काम करता है, तो ये हियरिंग का काम करता है। कोक्लिया जो है वो क्या काम करता है, हियरिंग का काम करेगा। अब कोक्लिया को नर्व सप्लाई नहीं मिल रही है, डैमेज हो रहा है, तो उस वजह से हमारी हियरिंग जो है वो भी लॉस होने लगेगी, और धीरे धीरे हियरिंग लॉस होगी तो हमने क्या बोल दिया इसको, हियरिंग लॉस। और दूसरा साइड इफेक्ट हमने क्या बोला कि हियरिंग लॉस। तो हमने क्या कहा कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, वर्टाइगो एंड हियरिंग लॉस। अब वर्टाइगो क्यों हो रहा है और हियरिंग लॉस क्यों हो रही है वो हमने अभी डिस्कस करी है। क्योंकि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो क्या करती है, वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व को डैमेज करने का काम करती है। इनको डैमेज करने से क्या होता है, तो वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व जो होगी वो वेस्टिब्यूल और कोक्लिया को नर्व सप्लाई देती है। अब ये डैमेज हो रही है तो इनको नर्व सप्लाई नहीं मिलेगी, तो जो ये काम कर रहे हैं वो काम नहीं होगा। वेस्टिब्यूल बैलेंस का काम करता है, अब बैलेंस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वर्टाइगो देखने को मिलेगा। कोक्लिया को नर्व सप्लाई नहीं मिल रही है तो हियरिंग नहीं होगी, तो हियरिंग लॉस होगा। एंड उसके अलावा जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है वो कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है। इट इज़ नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी। 5 स्टार MCQ, ठीक है। ये कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है, क्योंकि ये टेरिटोजेनिक होती है। और टेरिटोजेनिक का मतलब क्या होता है कि वो ड्रग जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस को नुकसान पहुंचा सकती है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग जो है वो कभी भी प्रेगनेंसी के अंदर नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है, क्योंकि ये ड्रग कौन सी होती है, टेरिटोजेनिक। तो हमने
एटीटी की जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है उनकी सारी ड्रग्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। रिफाम्पिसिन के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज हमने 4 ड्रग्स के बारे में जाना है। अभी लास्ट में हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में पढ़ा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है इसकी डोज होती है 750 mg। ये बैक्टीरियोसिडल होती है और इसका रूट कौन सा होता है, IM रूट। ऑल एटीटी ड्रग आर गिवन बाई ओरल रूट एक्सेप्ट, तो आंसर जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसका जो साइड इफेक्ट होगा वो क्या होता है दोस्तों, वर्टाइगो एंड हियरिंग लॉस। क्यों होती है हियरिंग लॉस एंड वर्टाइगो, क्योंकि ये क्या करती है, वेस्टिबुल और कोक्लियर नर्व को डैमेज करने का काम करती है। हमने एटीटी की फर्स्ट लाइन ड्रग के बारे में जाना कि फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन कौन सी ड्रग होती है। इसको याद रखने का मैंने आपको न्यूमोनिक बताया था, RIPES। और 5 ड्रग्स कौन कौन सी है, उनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, उनकी डोज क्या होती है, वो हमने इस क्लास में डिस्कस कर लिया। अब बची हमारी जो सेकंड लाइन ड्रग है वो हम फर्दर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।